विदेशी बहू का करवा चौथ। पवित्रा देवी अपने नाम की तरह बड़ी ही संस्कारी थी। वो हमेशा घर की साफ सफाई करके, नहा धोकर पूजा पाठ और तुलसी को पानी देना, वो भी माँ की बड़ी भक्त थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। पवित्रा, मैं काम पे जा रहा हूँ। अरे चाय पानी तो पीते जाओ, क्या सारा दिन भूखे पेट खेत में रहोगे? ठीक है, जल्दी लाओ। पूजा करने के बाद वो रसोई में गई और खाना ले आई। अब तो अपने बेटे का ब्याह कर दो पवित्रा, घर में बहू आएगी तो तुम्हें आराम तो मिलेगा। अरे तुम देखना, मैं जल्दी ही अपने बेटे की बारात लेकर जाऊंगी, फिर देखना पूरा गांव देखेगा। इतनी धूमधाम से ब्याह करूंगी अपने बेटे का। अपने बेटे की शादी को लेकर उनकी आंखों में काफी सपने थे। मनोहर का खुद का अनाज का गोदाम था, जिससे उसे अच्छी आमदनी होती थी, जिससे मनोहर ने अपने इकलौते बेटे अर्जुन को विदेश पढ़ने भेजा था। ऐसे ही समय ढलता गया। फिर एक दिन जब पवित्रा रसोई के भीतर खाना बना रही होती है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे अर्जुन के बापू, जरा देखना तो दरवाजे पर कौन है। इनकी तो मुझे बिल्कुल भी मदद नहीं है, अब मुझे ही देखना पड़ेगा। पवित्रा ने दरवाजा खोला तो सामने उसका बेटा खड़ा था, जिसके बगल में शॉर्ट स्कर्ट क्रॉप टॉप के साथ हाई हील्स पहने हुए विदेशी लड़की खड़ी थी। अर्जुन, तू अचानक से यहाँ बिना कोई खास खबर के, और ये मॉडल कौन है? प्रणाम माँ, ये स्टेला है, आपकी बहू। अपनी विदेशी बहू को देखकर पवित्रा सर पकड़कर बोलती है, हे राम, मेरे फूटे करम, ये दिन देखना बाकी रह गया था। मेरे घर विलायती बहू आई है। अब तो ये ससुर को पॉप्स बुलावत है, अब मुझे मॉम्स। अरे इस फिरंगी ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे कहा तो मैंने सोचा था कि 36 घरों की लड़की देखकर तब अच्छी बहू लाऊंगी, मगर इसने तो मेरे सारे के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। तभी मनोहर भी वहां आ जाता है। वो सारी बात सुन लेता है। इसके बाद पवित्रा को समझा बुझाकर बहू बेटे को अंदर ले आता है। अरे भाग्यवान, तुम तो खामखा तिल का ताल बना रही हो। हमारा बेटा इस विलायती बहू के साथ खुश है, यही बड़ी बात है। और तुम देखना, बहुत जल्द बहू परिवार में घुल मिल जाएगी। अपने पति के कहने पर अब वो अपनी विदेशी बहू को अपना लेती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज पवित्रा देवी पूजा करके आरती लेकर अपनी बहू के कमरे में जाती हैं, जहाँ उसकी विदेशी बहू स्टेला अपने पिता से बात कर रही थी। तभी पवित्रा देवी बोली, आरती ले लो बहू। डैडी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। माँ जी, मैंने आपसे पहले कहा है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं यहाँ पर एक विदेशी कंपनी भी चलाती हूँ। ये सब मैं नहीं मानती। चाहे तुम कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, पर तुम भारत में विदेशी कंपनी चला रही हो। तुम मेरे बेटे की पत्नी हो और मेरी बहू हो, तो तुम्हें ये सब नियम कानून इस घर के मानने चाहिए। बल्कि कुछ दिन बाद तुम्हारा पहला करवा चौथ भी आ रहा है, जिसमें सारा दिन पत्नियां अपने पति के लिए भूखी प्यासी रहती हैं। तुम भी ये व्रत रखना। ओह प्लीज, जबरदस्ती मत कीजिए। आपको भरोसा है तो आप ये सब कीजिए, लेकिन मैं ये सब व्रत और पूजा पाठ नहीं मानती। इस तरह कहकर वो लैपटॉप लेकर वहां से चली जाती है। इसको विदेश से आए हुए हमारे घर की बहू बने 1 साल हो भी गया। आज तक न वो कभी सुबह उठी, न कभी रंगोली बनाई, कभी दिया तक नहीं जलाया। कुछ कहूं तो कहती है पढ़ी लिखी है, वो ये सब नहीं मानती। 4 दिन बाद करवा चौथ है, बहू का पहला करवा चौथ। पता नहीं वो रखेगी भी या नहीं। इसके बाद दुखी होकर पवित्रा पूजा घर में चली जाती है। वहां पर आरती रखकर वो देवी दुर्गा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ आप सभी की रक्षा कीजिए। इस तरह प्रार्थना करके वो वहां से चली जाती है। फिर एक दिन पवित्रा विदेशी बहू स्टेला को लेकर मंदिर जाती है। मंदिर के पास पहुंचकर स्टेला गाड़ी रोक देती है। पवित्रा गाड़ी से उतर जाती है, पर स्टेला गाड़ी में ही बैठी रहती है। बहू, गाड़ी से उतर आओ। मंदिर के पास आकर बिना दर्शन किए हुए नहीं जाते, अशुभ होता है। और प्लीज आप अपना काम करके जल्दी से लौट आइए, मैं यहीं पे आपका इंतजार कर रही हूँ। वो बात नहीं है बहू। ओफो, परेशान मत कीजिए माँ जी। ये सुनकर पवित्रा बिना जवाब दिए हुए गाड़ी से उतरकर मंदिर की तरफ जाने लगती है। देवी माँ को देखकर वो प्रणाम करती है। उधर स्टेला गाड़ी में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रही होती है। उधर अर्जुन काम के कुछ तनाव में गाड़ी चला रहा होता है। बहुत तेज गति में थी, इसलिए कंट्रोल नहीं हो पाता।
और फुटपाथ में एक पेड़ से जाकर गाड़ी टकरा जाती है। अर्जुन की गाड़ी का शीशा चूर चूर हो जाता है और अर्जुन जमीन पर गिर जाता है। तेज चोट लगने की वजह से उसका बहुत खून बहने लगता है। तभी सड़क से जा रहा उसके ऑफिस का कर्मचारी उसे इस हालत में जमीन पर पड़े हुए देखता है। वो जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाता है। एम्बुलेंस के साथ साथ वो अर्जुन का फोन लेकर तुरंत स्टेला को फोन लगाता है। हेलो मैडम, सर का एक्सीडेंट हो गया। मैडम, हम सर को कृष्णा मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप वहीं पर आ जाइए। ये सुनकर वो घबरा जाती है। व्हाट? आप जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाइए, मैं आती हूँ। फिर वो फोन रख देती है। पवित्रा गाड़ी के पास आती है। स्टेला के मुंह से पूरी बात सुनकर वो बहुत घबरा जाती है। स्टेला 15 मिनट के अंदर तेजी से गाड़ी चलाकर सीधा कृष्णा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर बहुत परेशान थी। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकल आते हैं। हमसे जितना बन पड़ा हमने कोशिश की, पर पेशेंट कोमा में चला गया। अब सब कुछ ईश्वर की मर्जी है। ये कहकर वो चले जाते हैं। डॉक्टर जब भगवान भरोसे कह देते हैं तो ये सुनकर स्टेला को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आकर वो अपने पापा को फोन लगाकर पूरी बात बताती है। फिर 3 घंटे के अंदर अर्जुन को स्पेशल फ्लाइट में बिठाकर वो विदेश लेकर चली जाती है। वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर जांच करते हैं और फिर सॉरी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। देखो बहू, हो सकता है कि तुम अपने पति के बिना रह लो, पर हम अपने बेटे के बिना नहीं रह सकते। तुम एक बार करवा चौथ का व्रत करो, करवा माँ की पूजा करो, देखना माँ जरूर कृपा करेंगी। वो सबके सुहाग की रक्षा करती है, तुम्हारी सुहाग की भी करेंगी। ये सुनकर स्टेला सोच में पड़ गई। ठीक है माँ जी, मैं करूंगी। अगले दिन सुबह पवित्रा अपनी विदेशी बहू को करवा चौथ के सारे नियम बताती है। उस रोज स्टेला सुबह जल्दी उठकर नहाकर सरगी खाती है, जिसके बाद सारा दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती है। सारा दिन भूखी प्यासी वो माँ करवा का ही ध्यान कर रही थी। कथा के लिए बैठती है और सारी पूजा अपनी सास द्वारा बताए गए तरीके से करती है। फिर दिल से हाथ जोड़कर माँ करवा के सामने प्रार्थना करती है। माँ लक्ष्मी, मैं सुबह सुबह नींद से उठकर नहा के मैंने निर्जल व्रत रखा है। हर तरह से मैंने आपकी पूजा की है माँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए और मेरे पति की जान बचा लीजिए माँ। ऐसे ही रात हो जाती है। फिर रात को वो चंद्र को अर्घ्य देकर अपने पति की तस्वीर देखकर अपना व्रत पूरा करती है। उसका करवा चौथ का व्रत पूरा करते ही अस्पताल में लेटा हुआ अर्जुन बिस्तर पर अपनी आंखें खोलता है। वाह, ये तो चमत्कार हो गया, ये खतरे से बाहर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मनोहर जल्दी से खुशखबरी पवित्रा को फोन करके देते हैं। पवित्रा, हमारा बेटा खतरे से बाहर है, उसने आंखें खोल ली हैं। मेरी विदेशी बहू का करवा चौथ का व्रत सफल हो गया। अब जल्दी से वो दोनों अस्पताल आ जाती हैं। फिर वो कुछ ही दिनों के अंदर अर्जुन को लेकर घर लौट आते हैं। उस दिन के बाद स्टेला पूजा पाठ भी करने लगती है और हर साल करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से करती है। बाय रूपाली, अब तुम भी नाश्ता कर लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। आप भी ऑफिस पहुंचकर मुझे फोन कर देना। गौरव ऑफिस निकल जाता है और रूपाली अंदर आ जाती है। रूपाली की शादी इसी साल हुई थी। अभी उसकी शादी को 8 महीने हुए थे, पर उसकी सास केतकी का स्वभाव बहुत ही खड़ूस था। अरे, दरवाजे पर छोड़ने गई थी या सीधा ऑफिस छोड़कर आई है? पता नहीं ये आजकल की बहुएं गेट पर खड़ी पति से हंसी ठिठोली करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करती। और ये टिंडे की सब्जी में नमक डालना भूल गई थी क्या? माँ जी, डॉक्टर ने आपको बीपी की वजह से कम नमक खाने के लिए बोला है, इसलिए आपकी सब्जी अलग निकाल ली थी। अरे, मुझे कुछ नहीं होने वाला इतनी जल्दी। एक काम कर, एक पेन और कॉपी लेकर आ जरा, तुझे कुछ लिखवाना है। अब लिखना शुरू कर। 101 मुट्ठी 11 मिठाई के डिब्बे, 2 थाली ड्राई फ्रूट, 2 टोकरे फलों के, 51 गिलास, 51 कटोरी, सबके कपड़े, गहने, हाँ, चीनी, चावल से भरे भगोने या बाल्टी, और बाकी सभी रिश्तेदारों को देने के लिए लिफाफे भी। अब मुट्ठी खाली थोड़ी भिजवाऊंगी, लिफाफा भी तो देना होगा। चल, अब मम्मी को ये पूरी लिस्ट फोन पर समझा दे। पहला करवा चौथ है और शादी के बाद तो पहला करवा चौथ पूरे रीति रिवाज से होना ही चाहिए। भाई, हमने भी रिश्तेदारों को मुंह दिखाना है। केतकी, ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है। हमारी खुद की भी बेटी है, कुछ तो सोचो।
तुम चुप रहो जी, मुझे पता है मैं ठीक कर रही हूँ। तुम क्या जानो बहू का पहला करवा चौथ कितना बड़ा त्योहार है। दीनदयाल को पता था केतकी अपने आगे किसी की नहीं चलने देती। रूपाली एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उसके पिता एक शोरूम में नौकरी करते थे और भाई अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। रूपाली को पता था उसके पिता पहले ही उसकी शादी के लिए कर्जा ले चुके हैं और अभी भाई के कॉलेज एडमिशन में भी उनके पैसे लगेंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाम को जब गौरव ऑफिस से वापस आता है तो वो रूपाली को परेशान देखता है। क्या बात है रूपाली, तुम ठीक से खाना नहीं खा रही? और माँ और पिताजी आज कहाँ हैं? वो खाना नहीं खा रहे क्या? आज माँ और पिताजी अपने कमरे में ही खाना खा रहे हैं। वो रामायण सीरियल आ रहे हैं ना, तो वही देख रहे हैं। अच्छा, पर अब तो बताओ क्या बात है, तुम इतनी टेंशन में क्यों? गौरव के बार बार पूछने पर रूपाली उसे सारी बात बताती है। गौरव अपनी माँ केतकी के पास जाता है और उससे कहता है, माँ इतना सब कुछ जरूरी तो नहीं, आपने इतनी लंबी लिस्ट बना दी है, पर आप जानती हो कि रूपाली के पापा के पास इतने पैसे नहीं है। देख गौरव, शादी के वक्त भी तूने मुझे चुप करवा दिया था, पर मुझे भी बिरादरी में अपनी इज्जत रखनी है। तू इस बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है। अब एक बात बता, मेरे रिश्तेदार पूछेंगे कि पहले करवा चौथ में बहू के घर से क्या क्या आया है, तो क्या जवाब दूंगी? अभी तो मैंने लिस्ट को आधा कर दिया है, तू अब बीच में मत बोल। सुबह इन्हें भी चुप कराया। दोनों बाप बेटों को मैं ही गलत दिखती हूँ। और बहू, तुमने भी गौरव को मेरे खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब कम से कम मायके से करवा चौथ का सामान मंगाकर इस घर की इज्जत तो रख ही सकती हो, या करवा दोगी हमारी बेइज्जती? गौरव को पता था कि उसकी माँ केतकी नहीं मानने वाली। केतकी को रिश्तेदारों में दिखावा करने की आदत है। करवा चौथ को 3 दिन बाकी थे। उसी शाम केतकी और दीनदयाल की बेटी साधना, जिसकी शादी उसी शहर में 1 साल पहले हुई थी, वो रोती हुई आ जाती है। मुझे कुछ बता, तू जब से आई है रोए ही जा रही है। जब तक बताएगी नहीं पता कैसे चलेगा? दामाद जी को फोन किया है, वो भी फोन काट रहे हैं। साधना दीदी, थोड़ा सा तो कुछ खा लो। नहीं भाभी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी न पीऊंगी। माँ रोहित ने अपनी बहन की बातों में आकर मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। कहते हैं मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और उन्होंने उस लड़के को उनके पीछे घर आते देखा है। आप ही बताओ पिताजी, रोहित तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि उन्होंने मेरे से शादी करके गलती की है। मेरा फोन भी छीन लिया है कि मैं उस लड़के से बात करती हूँ, और आज तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि उन्हें मेरे से तलाक लेना है। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं दामाद जी से बात करूंगी। ऐसे कैसे वो अपनी बहन की बातों में आ गए? चिंता मत कर साधना, हम बात करेंगे दामाद जी से। तभी गौरव भी आ जाता है और उसे भी सारी बात का पता चलता है। वो रोहित को फोन करता है। रोहित जी, आप बिना आंखों से देखे साधना पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? ये तो सरासर अन्याय है। गौरव, थोड़ा धीरे से बात कर, तेरे जीजा हैं वो, वरना बात और बिगड़ जाएगी। पर माँ, ये कैसे साधना पर बिना सोचे समझे? इसका मतलब क्या प्रीति झूठ बोल रही है? मेरी बहन की साधना से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। ऊपर से साधना बोल रही है कि प्रीति गलत है। अब जैसे तुम अपनी बहन के खिलाफ नहीं सुन सकते, मैं भी नहीं सुन सकता। रोहित फोन काट देता है। गौरव भी परेशान हो जाता है। घर में सभी का मन खराब था। इसी बीच रूपाली की माँ उसे फोन करती है। रूपाली, जैसा तूने मुझे बताया था वैसा मैंने कोशिश की है कि तेरी सास को बस पसंद आ जाए। कल मैं तेरे पापा के साथ आऊंगी करवा चौथ का सामान देने। ठीक है मम्मी, वैसे साधना दीदी भी यहीं आई हुई हैं, आप उन्हें भी मिल लेना। रूपाली ने अपनी मम्मी को करवा चौथ के सामान के लिए फोन कर दिया था, लेकिन साधना की परेशानी में केतकी का सारा ध्यान साधना में ही लग गया था। रूपाली केतकी से कहती है, माँ जी, सब्जियां और कुछ दालें खत्म हो रही हैं, मैं मार्केट से ले आती हूँ। पिताजी भी अपने दोस्त से मिलने गए हुए हैं, रात तक लौटेंगे। दीदी, आप चलोगी साथ? नहीं रूपाली, मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है, तुम ले आओ। रूपाली बाजार चली जाती है। ये तो साधना दीदी की ननद प्रीति दिखाई पड़ती है, पर इसके साथ ये लड़का कौन है? और ये दोनों तो ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मुझे ये सब रोहित जी को दिखाना होगा, पर कैसे? हाँ, एक आइडिया है। रूपाली प्रीति और उस लड़के की अपने मोबाइल में फोटोज खींच लेती है और सीधा रोहित के ऑफिस पहुंचती है। भाभी, आप यहाँ? पर मुझे साधना से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। वो मुझे धोखा देकर किसी और से प्यार का चक्कर चला रही है। रोहित जी, पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट विश्वास में बंधा होता है। विवाह के वक्त इसी विश्वास की नींव पर पति पत्नी अपने रिश्ते का घरौंदा बनाते हैं। वैसा ही एक घरौंदा आपने और साधना ने बनाया है। इसे टूटने से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। विश्वासघात साधना ने किया है भाभी, मैंने तो हमेशा उसे प्यार किया है। रोहित जी, कभी कभी जो हमें दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, ये मानना भी जरूरी है। अब ना जाने प्रीति ने ये झूठ दिखाने के लिए अपना कौन सा सच छुपाया है। ये देखिए रोहित जी, यही लड़का है ना जिसे उस दिन आपने अपने घर से बाहर आते देखा था, ये देखिए।
रोहित जब प्रीति के साथ उस लड़के की फोटो देखता है तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है और वो घर जाकर प्रीति से सारी सच्चाई उगलवाता है। प्रीति, तुमने अपने आप को बचाने के लिए अपनी भाभी को फंसाया, तो मुझे एक बार उस लड़के के बारे में बता देती, क्या मैं मना कर देता? अगर लड़का अच्छा है तो मैं खुद तुम्हारे लिए उससे बात करता। माँ बाबूजी के जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी संभालना मेरा फर्ज है, पर तुमने ये गलत किया। प्रीति, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। भैया मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी कि कहीं आप वैभव को देखकर गुस्सा ना हो जाओ, इसीलिए उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मैंने साधना भाभी से भी माफी मांगी। भैया प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए। रोहित साधना से माफी मांगता है और प्रीति भी अपनी गलती के लिए साधना से माफी मांगती है। साधना, आज अगर रूपाली भाभी ना होती तो शायद इस सच से पर्दा कभी नहीं उठता। उन्होंने ही मुझे आज इस सच के बारे में बताया। प्रीति ने जो भी बचपने में आकर गलती की है ये बहुत बड़ी है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए मुझे और प्रीति को माफ कर दो। रूपाली भाभी, आपने मेरा घर खराब होने से बचा लिया। आज आपकी वजह से ही मेरी शादीशुदा जिंदगी बिखरने से बच गई। साधना दीदी, ये तो मेरा फर्ज था, अब आप रोना बंद कीजिए। कल करवा चौथ है, हम सब मिलकर इस व्रत को खुशी खुशी रखेंगे। अगले दिन करवा चौथ का व्रत होता है और रूपाली के मायके से उसके माता पिता करवा चौथ देने के लिए आते हैं। आपकी बेटी रूपाली हमारे घर की बहू है, ये हमारा सौभाग्य है। मैं शगुन की मट्ठी और मिठाई जरूर रखूंगी, पर ये गहने और रुपए ये सब तो मेरी जिद थी। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमें रूपाली के रूप में हीरा मिल गया जो अनमोल है। केतकी का बदला व्यवहार देखकर गौरव और रूपाली उसके गले लग जाते हैं और फिर रूपाली के मम्मी पापा खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। केतकी, आज तुम्हारा ये व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद केतकी, रूपाली और साधना तीनों मिलकर कथा करती हैं और रात में चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। उस दिन सास बहू का करवा चौथ व्रत उनके रिश्ते में प्यार भर देता है।